स्वागत है आपका राजीव रंजन सिंह जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि राजीव जी करंट अनप्लग्ड बाय राजीव के संपादक हैं, जो आर्थिक प्रश्नों के ऊपर, वित्तीय बाजार के ऊपर लगातार बेहतरीन जानकारीपूर्ण विश्लेषण प्रदान वीडियो आपके सामने पेश करता है। आप राजीव जी की वीडियो ज़रूर देखें। राजीव जी लगातार नई परख के मंच पर आते हैं और अर्थव्यवस्था की, स्टॉक मार्केट की, सोने-चांदी के बाज़ार की जो गुत्थियाँ हैं, उनको सुलझाकर हमारे सामने पेश करते हैं ताकि हम लोग सही समय पर अपने निवेश के निर्णय ले सकें और अर्थव्यवस्था को समझ सकें। राजीव जी, आज तो बजट का दिन है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े समर्थक दिन-रात टीवी पर भाजपा के पक्ष में तलवारें भांजते हैं। वो भी बजट को लेकर काफ़ी उदास हैं। उनको भी लग रहा है कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है। अभी-अभी मैं टीवी भी सुन रहा था, एक महिला एंकर को, जो बड़ी ज़ोरदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की पैरोकारी करती रही हैं। वो ये कह रही थी कि लोगों को बजट से उम्मीद थी कि वो आज के दिन के लिए आज इस साल के लिए कुछ लोगों को सरकार की तरफ से कुछ मिलेगा। लेकिन सरकार ने कह दिया कि 2047 के लिए ध्यान रखिए और उस वक़्त के लिए अगर बुनियाद बनानी है, तो आज के बजट में जो कुछ आपके पास है उससे संतोष कीजिए। एक तरफ तो ये हाल है, दूसरी तरफ ये हाल है कि स्टॉक मार्केट की जमकर पिटाई हुई, निफ्टी गिरा, स्टॉक सेंसेक्स गिरी और निवेशकों के करीब साढ़े 6 लाख रुपए डूब गए। सोना और चांदी के बाज़ार की भी पिटाई हुई। तो बजट का ये प्रभाव बाज़ार के ऊपर क्यों पड़ा? बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सरकार ने 3-4 बहुत गलत काम किए हैं इस बजट में। अब आप पूछोगे कौन से 3-4 गलत काम हैं? सबसे पहले तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है, उसको सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो रहता है, उसके ऊपर में फ्यूचर्स में 150% बढ़ाया है, ऑप्शन में 50% बढ़ा दिया। तो अब जो ये मेरे ख्याल से इसको वायदा बाजार बोलते होंगे हिंदी में, फ्यूचर एंड ऑप्शन जी, को। जी, जी, इसके जी। अंदर में अब जो आप ये समझ लीजिए कि भारत जो है अव्वल नंबर पर आता था फ्यूचर एंड ऑप्शन में, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता था। हुँ, तो ये सरकार को जो भी हिस्से दिखते हैं जहां ये एक्सप्लॉइट कर सकती हैं रिसोर्सेस को, जहां से पैसा कमा सकती हैं, ये वहां टेटुआ दबा के पैसा कमाने पहुंच जाती हैं। और इन्होंने क्या बोला कि भाई हम नहीं चाहते कि जो आम नागरिक है वो सट्टा बाजारी करे, फ्यूचर एंड ऑप्शन पैसे गवाए, इसीलिए हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन पे टैक्स बढ़ा दिया है, ताकि जो है आम नागरिक जो है वो सट्टा बाजारी में लिप्त ना हो। पर यदि अगर इनकी यही मंशा रहती, तो फिर आप जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए जो मार्जिन मनी रहता है, आप मार्जिन मनी बढ़ा सकते थे। आप ये कर सकते थे कि नेटवर्थ का रूल ले आते कि जिस आदमी का नेटवर्थ 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर है, वही वायदा बाजार में खेल सकता है, वही फ्यूचर एंड ऑप्शन में खेल सकता है। आपने वो सब कुछ नहीं किया। आपने बहाना लिया कि भाई हम रिटेल ट्रेडर्स को बचाने के लिए हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर में टैक्स बढ़ा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आज की डेट में भारत में स्टॉक मार्केट जो है, वो सरकार की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। और इनको ये दिख रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कोई बहुत ज्यादा कमाल कर नहीं रहा, सर्विसेज सेक्टर भी जो है वो ढाक के 3 पार्ट टाइप वाला हाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का चाबुक चलाया है और जिस तरीके से वो इमिग्रेशन पे सख्त हुए हैं, तो इंडिया को जो $100 बिलियन से ज्यादा, लगभग 120-130 बिलियन डॉलर जो रेमिटेंस के रूप में पैसे आते थे, जो हमारे लोग भारत से बाहर जाके भारत में वापस पैसा भेजते थे, उस पे भी कहीं ना कहीं कुठाराघात होगा। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में बॉयंसी नहीं है। बॉयंसी लाने के लिए इन्होंने लास्ट बजट में टैक्स स्लैब को बढ़ा के 12 लाख तक कर दिया था। दिवाली के टाइम में जीएसटी कट कर दिया, 12% का स्लैब खत्म ही कर दिया। तो ये सब इसलिए किया था क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन पूरी की पूरी ठप हो गई थी। अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। और ये मानवता का एक चोगा पहने हुए, मानवता तो क्या कल्याणकारी चोगा पहने हुए, कि हम लोगों को बचाने के लिए जो है हम टैक्स लगा रहे हैं। अरे लोगों को बचाने के और भी कई तरीके हैं। आप ऐसा तरीका क्यों पकड़ रहे हो जिससे आपकी आमदनी बढ़े? ठीक है। हुँ, जिस हुँ, एक तो देखिए, इन्होंने पहले जुए की आदत लगाई, हुँ, सट्टेबाजी की आदत लगाई। 2019 में 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे इंडिया में, जो आज बढ़ के 23-24 करोड़ के आसपास आ गए। हुँ, तो ये 6 साल में डीमैट अकाउंट बढ़े, तब आप कोई रूल नहीं लेके आए कि भैया लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में जो है
डीमैट अकाउंट इतने ओपन करके वायदा बाजार में ना घुसे, फ्यूचर ऑप्शन ना करें। अब जो है, अब आके जो है आपने एक आपको लगा कि भाई हमारी हर जगह से टैक्स की कमाई जो है कम हो रही है, तो हम किसकी गर्दन मरोड़ सकते हैं? तो इनको लग रहा है कि हाँ भाई, स्टॉक मार्केट में जो लोग खेल रहे हैं, इनसे पैसा वसूला जाए। और इनसे पैसे वसूलने के लिए इन्होंने बढ़ा दिया एसटीटी पर। आपको जान के आश्चर्य होगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की सबसे बुरी मार जो है वो पड़ने वाला ही है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पे, जो वैसे इंडिया को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जो विदेशी निवेशक हैं। क्योंकि वो जो कैश सेगमेंट में अपनी पोजीशन लेते हैं, उसको हेज करने के लिए वो फ्यूचर ऑप्शंस में भी पोजीशन लेते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो वायदा बाजार में या फ्यूचर ऑप्शंस के मार्केट में काफी ट्रेड करते हैं। तो आप उनको लगातार चिढ़ाए जा रहे हो भाई। अब वो वैसे ही छोड़ छोड़ के इंडिया को भाग रहे हैं, आप ये फिर से आपने स्पूक कर दिया इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, अब वो फिर छोड़ के जाएंगे। आज संडे का दिन था, जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो छुट्टी मना रहे थे, भले स्टॉक मार्केट खुला क्यों नहीं था, पर जो ट्रेडर्स थे वो अपने हॉलीडे मूड पे थे, तो आज ज्यादा इम्पैक्ट दिखा नहीं है। कल जब मार्केट खुलेगा तब समझ में आएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो कहने का अर्थ ये है कि जनता को, आम नागरिक को, आम ट्रेडर को बचाने का लबादा एक चोगा, झूठा चोगा पहन के सरकार ने स्टॉक मार्केट के अंदर में जो लोग फ्यूचर ऑप्शन करते थे उनको तो लिया ही लपेटे में। एक्चुअल में इन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ले लिया, जो एफआईएस छोड़ छोड़ के देश को जा रहे थे, अब वो और चिढ़ जाएंगे और वो देश छोड़ के भागेंगे। रुपये वैसे ही गिर रहा है और रुपया हो सकता है आने वाले दिनों में गिरे। तो कुल मिला के ये सबसे बड़ा रीजन था। उसके अलावा दो रीजंस और रहे हैं। एक तो रीजन ये रहा है, सर माफ कीजिएगा, मैं एयरपोर्ट पे मोबाइल हाथ में नहीं, लेके नहीं, बात कर नहीं, रहा नहीं, हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो नहीं, जी, तो कैरी कोई ऑन, भी कैरी ऑन, जी कैरी ऑन राजीव। हाँ। जी जी जी। तो ये दूसरा जो है रीजन वो ये है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि गवर्नमेंट की जो ग्रॉस मार्केट बोरिंग है वो 16 लाख करोड़ के आसपास होगी, परंतु वो 16 लाख करोड़ के बदले वो 17 लाख करोड़ है। मतलब 16 लाख करोड़ के बदले 17.2 लाख करोड़ जो है वो ग्रॉस बोरिंग है। तो होता क्या है, जब सरकार इतनी ज्यादा मात्रा में उधार उठाती है, ठीक है, तो जो कंपनीज हैं, कंपनीज को पैसे उठाने के अवसर कम हो जाते हैं। इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो में पहले भी बताया है। बताया है आपने नई जी, परख को। जी, तो जी। अब जो प्राइवेट कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, वो हायर इंटरेस्ट रेट पे उनको जो है वो लोन मिलेगा। कारण ये है कि किसी भी देश की जो सोवेरियन क्रेडिट रेटिंग रहती है वो सबसे बेस्ट रहती है, उसके बाद ही उस देश की कंपनीज की सोवेरियन क्रेडिट रेटिंग आती है। तो भाई कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना आ जाए, उसके भारत सरकार से ज्यादा बेहतर तो रेटिंग होगी नहीं। और इंटरेस्ट रेट जो है वो रेटिंग के भरोसे ही दिए जाते हैं, रेटिंग की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको कर्ज जो है वो महंगा हो जाएगा, ये एक और रीजन है जिसके कारण स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है। तीसरा ये है कि एसटीटी लगने से इम्पैक्ट कॉस्ट जो है स्टॉक्स खरीदने का वो बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। क्योंकि ना ये एफआईएस को, ना केवल ये एफआईएस को इम्पैक्ट कर रहा है, बल्कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, एचएफटी, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते थे स्टॉक मार्केट में, जो बहुत ज्यादा फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते थे, ये उनके ऊपर भी जबरदस्त कुठाराघात है। वो एकदम भय के साए में है। इस मर्मांतक प्रहार से बाहर निकलने के लिए उनके पास में कोई अवसर, मतलब सरकार ने कोई कुछ एक रहता है ना कि भाई एक थोड़ा सा क्लू दे दे, ऐसा कोई क्लू भी नहीं दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई मतलब ये जो मर्मांतक प्रहार हुआ है, इससे पूरे मर्म में भरे हैं, डर से भरे हैं, डर के साए में हैं। और ये एचएफक्यू ट्रेडर जो है, एचएफटी ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स भी हो सकता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना कम कर दें, तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो डेप्थ है वो डेप्थ भी कम होगा। इस डर से भी जो है मार्केट आज बहुत ज्यादा गिरा है। जी सर। तो ये बताइए कि सरकार ने जो एसटीटी बढ़ाया है, हैं? तो वो एसटीटी बढ़ाया है तो उसके पीछे सरकार कितना रुपया निकालना चाहती है इससे? सर ये क्या उनका क्या, सरकार का क्या अनुमान है कि कितनी आमदनी उसकी बढ़ जाएगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, अब वो तो इनका जो कैलकुलेशन अभी तक इन्होंने शेयर नहीं किया किसी। मोटे तौर पे। मैं आपको ये बता रहा था सर कि भारत ही एकमेव ऐसा राष्ट्र है पूरे विश्व में जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल है और जहां पे एसटीटी भी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी है। हुआ ये था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटाया गया था और एसटीटी को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हुआ और उसके बाद में आ गए, ठीक है।
अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीटी दोनों है। पिछले बजट में इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसको 10% से बढ़ा के 12.5% किया और इस बार एसटीटी बढ़ा दिया। तो भाई आप करना क्या चाह रहे हो? आप तो ले दे के जो स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनकी गर्दन जो है मरोड़ के उनसे पैसा निकाले जा रहे हो। 1 लाख करोड़ मेरे ख्याल से जो लास्ट इनको जो टैक्स कलेक्शन हुआ था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीटी से, वो शायद मेरे ख्याल से 1 लाख 1.25 लाख करोड़ के आसपास में था। तो जो आपने कैलकुलेशन पूछा है, मोटा मोटी इससे ज्यादा जो है इनको लाभ जो है वो हुआ नहीं, मतलब होने के चांसेस कम ही है। ट्रेड अगर कम होगा, वॉल्यूम सूखेगा, लिक्विडिटी कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि टैक्स कलेक्शन भी कम होगा। तो भगवान जाने ये किसने उनको दिमाग दिया, किसने उनको ये बताया कि भैया एसटीटी करना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप है जो इंडियन स्टॉक मार्केट अपने डेप्थ के कारण माना जाता था, वो हमारी यूनिकनेस जो है हमने खो दी है, या अपने पैर पे इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। मतलब आई मीन क्यों ऐसा स्टेप लिया ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। जी सर। अच्छा, दूसरे चांदी गिरी है आज, बाजार खुलते ही चांदी गिर गई थी और बाजार में जो लोग बैठे हुए हैं उनका कहना है कि लोग अपना पैसा लेकर आ रहे हैं उनके पास कि उन्हें चांदी दे दीजिए, वो चांदी खरीदना चाहते हैं, और लेकिन डर भी है साथ में, कि अभी अभी खरीद रहे हैं फिर और ना गिर जाए, तो एक तरह का डर का माहौल है, बहुत अनिश्चितता है, बड़ी अस्थिरता है, चाहे वो हो चाहे ये वाला मार्केट का हिस्सा हो। सर मेरा ऐसा मानना है, मुझे बहुत लोग फोन करके पूछते हैं, मैं चांदी पे अभी भी बुलिश हूं, और मुझे मानना है कि जो लोग पहले सोचते थे कि चांदी बहुत ऊंचा चला गया, बहुत ऊंचा चला गया है, भाई मैंने आपको शायद कल या परसों की एपिसोड में कहा था कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, पर जिस हिसाब से चांदी गिरी है मैं चांदी खरीदने वाला हूं। मैं मंडे या ट्यूसडे जो भी है, अगर ऐसे गिरता रहा तो आई विल री एंटर इनटू चांदी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया अवसर दे रहा है एंट्री का, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मैं करने वाला हूं, मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप लोग भी यही करें, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, पर हो सकता है कि अगर ऐसी चांदी गिरता रहा 1-2 दिन तो मैं अवश्य चांदी में जाऊंगा, क्योंकि 2026 जो है ये साल बड़ा ही बेकार रहने वाला स्टॉक मार्केट के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो टैंजिबल चीजें हैं जिनको आप छू सकते हो, वही चीजों के अंदर में अवसर दिख रहे हैं, और इसमें मेटल्स जो हैं वो सबसे आगे हैं। क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, या आप डाटा सेंटर की बात करो, या आप ईवी की बात करो, ये या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, आप जो भी डिफेंस की बात करो, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करो, हर जी। जगह मेटल्स लगता है, कॉपर लगता है, अल्युमिनियम लगता है, चांदी लगता है। तो ये जो नीचे गिरा है बहुत अच्छी बात है। मेरे जैसे लोग जो बहुत बुलिश है, इनको ये एक एंट्री का मौका देगा। कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं। चांदी इसलिए गिरा है, सोना इसलिए गिरा है, कॉपर इसलिए गिरा है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन का नाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है। केविन वॉर्श जो है वो नए फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बनने वाले हैं। जेरोम पावल को वो रिप्लेस करेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि केविन वॉर्श जो है वो डॉलर को मजबूत करेंगे। पर मेरा मानना उल्टा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर वीक हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में अमेरिका जो है उसका स्थान बढ़े, चाइना के आगे जाए। तो मुझे नहीं लगता कि केविन वॉर्श जो है वो डॉलर को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। डॉलर वीक होगा, और डॉलर वीक होगा तो सोना और चांदी, कॉपर, अल्युमिनियम सब ऊपर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी सर। अच्छा, आज टीवी के ऊपर जब बजट आ रहा था, तो हमेशा नीचे एक लाइन चल रही थी, रिफॉर्म एक्सप्रेस, रिफॉर्म एक्सप्रेस। तो आपको क्या लगता है कि ये बजट किसी तरह के रिफॉर्म की तरफ जाने वाला बजट है? ये रिफॉर्म एक्सप्रेस का क्या मतलब है? ये रिफॉर्म रिफॉर्म तो मैं मुद्दतों सुन रहा हूँ। 1990 में जब पहली बार अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ था, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और चिदंबरम वाणिज्य मंत्री थे और मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, इन लोगों ने मिलके जो किया था पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में, तब से रिफॉर्म रिफॉर्म सुन रहा हूँ। आप रिफॉर्म का इसका क्या मतलब है? रिफॉर्म का कुछ मतलब नहीं है, बट आपने बजट के स्ट्रक्चर के ऊपर बात की, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। मेरे हिसाब से ये जो बजट है, ये बजट जो है वो सर्विस सेक्टर की तरफ घूमता हुआ बजट है। पिछले 11-12 साल से मोदी सरकार ने तमाम तरीके के प्रयास करके देख लिए। मेक इन इंडिया कर लिया, स्टार्टअप इंडिया कर लिया, स्टैंड अप इंडिया कर लिया, पीएलआई स्कीम कर लिया, सब इन्होंने तमाम प्रयास कर लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में पीएलआई का कंट्रीब्यूशन क्या बढ़ा। मतलब हुआ? राजीव, पीएलआई का परफॉर्मेंस क्या मतलब हुआ? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो रहता है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, वो 8 या 12 कुछ ऐसे सेक्टर थे जिनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है इंसेंटिव घोषित किया गया था, सब्सिडीज मिलने का। तो हुआ ये कि भाई ये सब होने से इंडिया के अंदर में इंपोर्ट बढ़ गया चाइना से ज्यादा,
ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना से $100 बिलियन क्रॉस कर गया। और अब जाके इस सरकार के ज्ञान के चक्षु खुले हैं, इनको ये समझ में आया कि भैया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज्यादा थ्रस्ट दे के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाइना जो है, चाइना अपनी स्पेस तो खाली करेगा नहीं ना, तो आप किसका स्पेस लेके जो है एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ोगे। देखिए एक बात आप समझ जाइए, मैन्युफैक्चरिंग यदि आप कर रहे हो तो आपको बिजली सस्ती चाहिए। भारत में बिजली सस्ती नहीं है, भारत में बिजली बहुत महंगी है। दूसरी चीज ये है कि आपका इसके अंदर में लेबर कॉस्ट जो है वही हमारा सस्ता है, बाकी इंटरेस्ट रेट हाई है, कैपिटल हाई है। ये सारी चीजें ज्यादा होने के कारण जो है चाइना में 2% 3% में इंटरेस्ट रेट मिलता है, भारत में इतने कम पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो ये सारे कारण जो है, इन कारणों से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ा नहीं। और अब इनको ये समझ में आया कि भैया ले दे के जो हमारा हमेशा से एक स्ट्रेंथ रहा है सर्विसेज, हम सर्विसेज पे ध्यान दें। तो ये पलट के सर्विस सेक्टर की तरफ में इन्होंने ये बजट पेश किया है, ये स्ट्रक्चर बजट का चेंज हुआ है। जी सर। जी, राजीव जी अभी आप जल्दी में हैं, थोड़ा आपको हाँ। फ्लाइट पकड़नी है और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कुछ आपाधापी में, अफरा-तफरी में भी नई परख के दर्शकों के बजट के ऊपर भी रोशनी डाली। आप इत्मीनान से फ्लाइट पकड़िए, अपने घर पहुँचिए, तब हम जी बजट के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।